हमने कहा मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशित मंत्रवत रक्षेत गूढ़म कार्ये चौपी नियोजित। इसका अर्थ होता है मन में विचारे गए कार्य को चुपचाप रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए, और उस काम को पूर्ण करने के लिए अंदर अंदर ही प्रयासरत रहना चाहिए। जब तक काम में सफलता न मिले तब तक किसी को उसकी भनक भी लगने नहीं देनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि किसी को पता चल जाएगा तो आपका काम गड़बड़ा जाएगा। पहला प्रश्न है 200 वोल्ट 110 वाट का बल्ब, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 200 वोल्ट के 10 केवी के ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के साथ कैसे जोड़ रहे हैं, सीरीज में जोड़ रहे हैं। लेकिन यह कहा गया है कि भाई साहब प्राइमरी के साथ सीरीज में तो जोड़ दिया है, लेकिन सेकेंडरी को क्या किया है हमने, ओपन कर दिया है। साहब आप जानते हैं जब मेरी सर्किट ओपन होती है तो नेचुरली आपका वोल्टेज वहां मौजूद होता है, वोल्टेज 0 के बराबर नहीं होता, लेकिन मेरी करंट क्या हो जाती है, शून्य। मेरा प्रतिरोध क्या होता है, अनंत हो जाता है। जब मेरा क्या होता है V2 आपका यानी सेकेंडरी का हिस्सा V2 वाला सिरा क्या हो जाए, ओपन हो जाए, यह सिरा जब ओपन होता है इसका ये असर पड़ता है कि प्राइमरी के साइड की करंट आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेकेंडरी का तो 0 ही हो गया, I2 तो 0 ही हो गया, लेकिन प्राइमरी साइड का भी करंट क्या होता है, कम होता है, करंट कम हो जाती है। और जब करंट कम हो जाती है तो नेचुरली आप जानते हैं मेरा बल्ब जो है वह किस सिद्धांत पे काम कर रहा था, I²R पर। I कम हो गई तो मेरे बल्ब की ब्राइटनेस भी क्या हो गई, कम हो गई। तो उत्तर क्या दीजिएगा, पुअर ब्राइटनेस के साथ यह बल्ब आपका क्या होगा, जलेगी। चलिए साहब जी आगे बढ़ें। क्या ड्रीम 11 साहब 1-2 क्वेश्चन थोड़ा टेंशन दे दिया होगा, 50% टेंशन दे दिया। हाँ हाँ नहीं, बी होगा। हल्का सा कम कह रहा है, तो हल्का कम और कम में क्या है, फर्क है, ठीक है। हाँ हाँ नेचुरल सी बात। अब मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया था, 10,000 में कोई सामान हो रहा था, 9,995 रुपया आपके पास है, 5 ही रुपया घट रहा, तो वो हो गया हल्का कम। और 10 का जरूरत है, आपके पास 7,000 है, तो नहीं तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। 3,000 नहीं ना मानेगा दुकानदार, 5 रुपया अच्छा जाइए दीदी कोई बात नहीं है, आइएगा ना दूसरा दिन कभी दे दीजिएगा, है कि नहीं। 5 रुपया वैसा बोल के चल काम हो जाएगा। ये मामला है, कह रहा कि अपनी अधिकतम क्षमता पर काम कर रहे एक ट्रांसफार्मर में होने वाली कुल हानि क्या है। जब मैक्सिमम इफिशियंसी होती है तब मेरा टोटल लॉस क्या होता है, 2000 वाट होता है। लेकिन आप शर्त जानते हैं कि मैक्सिमम कंडीशन के ऊपर मेरी पीआई के बराबर क्या होगी, पीसीयू होगी। और तब टोटल जोड़ेंगे तो पीआई प्लस पीसीयू बराबर मेरा क्या होगा, 2000 होगा। पीआई पीसीयू जब दोनों बराबर है और तब दोनों का योग 2000 के बराबर, तो एक अकेला आइएगा तो मेरा पीसीयू क्या होगा, 1/2 गुना 2000 हो जाएगा, यानी 1000 वाट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगी, बी नंबर हो जाएगी। क्योंकि दोनों बराबर होता है तभी मेरा मैक्सिमम इफिशिएंसी होती है, तो यानी पीआई पीसीयू बराबर है तो मेरा दोनों को पीआई प्लस पीआई बराबर 2000 या पीसीयू प्लस पीसीयू बराबर 2000, तो पीसीयू बराबर कितना, 2 पीसीयू बराबर 2000, पीसीयू बराबर 2000/2, तो 1000। चलिए विद्यार्थी जी अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा स्टार स्टार कनेक्शन में 220 वोल्ट का एक लाइन वोल्टेज है, VL बराबर 220 है, हमारा कनेक्शन है सरकार स्टार और स्टार। अब यहां से जल्दी बता दीजिए, हम VPH निकालना चाहते हैं, तो नवयुवक क्या होता है, VPH बराबर VL/√3 होता है, तो 220/√3 कर दीजिए, कितना आ रहा है, 127 वोल्ट आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। चलिए साहब जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न
ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए की जाती है साहब? एक छोटी सी बात आप जानते हैं कि जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में करते हैं तो हम इस समय एलवी वाइंडिंग की तरफ इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं क्या? नहीं साहब, एलवी को शॉर्ट करते हैं, एलवी को शॉर्ट करते हैं। एचवी के तरफ क्या करते हैं? उपकरण जोड़ते हैं, उपकरण लगाते हैं। यह जो आपका टेस्ट है यह पीसीयू की गणना के लिए किया गया है, कॉपर लॉस की गणना के लिए किया गया है। और कॉपर लॉस क्या होता है? आई स्क्वायर आर, और आई स्क्वायर आर को ही हम ओहमिक लॉस कहते हैं, प्रतिरोध में होने वाला हानि, जिसके लिए जिम्मेदार तत्व आपका क्या है? रजिस्टर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। हिस्टेरेसिस और मेरा एडी ये दोनों जब जुड़ जाता है तो पीएच प्लस पी क्या बना लेता है? पीआई बना लेता है, आयरन लॉस हो जाता है साथियों। इसीलिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए साहब जी आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो गाड़ी घिंचा गया होगा ना, ये एक क्वेश्चन और घिंचाया होगा। चलिए, होता है कि परीक्षा में कभी कभी अपने मन का आ जाता है, कुछ मन का नहीं भी आता, तभी तो वो परीक्षा कही जाती है कि नहीं विद्यार्थी? अब पता चलेगा कि जो आप आज रिवीजन किए हैं कल टेस्ट में परीक्षा में एलपी में वही आ गया, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, मजा मजा की बात है। अब पता चला जो पढ़े वो नहीं आया 3 महीना पहले जिसको छोड़ दिए थे, है कि नहीं है? तो एक ट्रांसफार्मर की श्रेणी यहां कह रहा है साहब जी रेटिंग। क्या कह रहा है? रेटिंग। तो हमारे ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वह कैसे व्यक्त की जाती है? केवीए में। ठीक है, इतना ही नहीं, अल्टरनेटर की रेटिंग भी क्या की जाती है? केवीए में या एमवीए में व्यक्त की जाती है। एम से यहां मेगा प्रदर्शित हो रहा है जो कि 10 के पावर 6 के बराबर है। के से यहां किलो प्रदर्शित हो रहा है जो कि 10 के पावर 3 को व्यक्त कर रहा है। साथियों, किलोवाट हम किसको व्यक्त करते हैं? आपका किसका रेटिंग? डीसी जनरेटर की रेटिंग, या नहीं तो आपका एक्टिव पावर को हम किसमें व्यक्त करते हैं? किलोवाट में। वाट तो आप जानते हैं विद्युत शक्ति का क्या है साहब जी? एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का क्या है? एसआई मात्रक है। उसके बाद एचपी से हम क्या करते हैं? मोटर की रेटिंग। क्या करते हैं साहब? मोटर की रेटिंग हम लोग एचपी में व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और रेटिंग जब भी निर्धारित की जाती है तो जीवन काल के आधार पर की जाती है कि वस्तु कितना चल रहा है, कितना टिक रहा है, और किसी वस्तु का चलना और टिकना उसमें होने वाले लॉस पर निर्भर करता है। ये मामला है साहब जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वोल्टेज का अनुपात आपको दिया है V1 बटा V2। साहब याद रखिएगा ये V1 बटा V2 है, ये K नहीं है। K बराबर V2 बटा V1 होगा। ये वोल्टेज रेशियो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो नहीं है। और यह भी कह दिया है कि V1 बड़ा है किससे? V2 से। ऑटो ट्रांसफार्मर है हमारा, उसमें प्रेरणिक आंतरिक शक्ति क्या? ऑटो ट्रांसफार्मर आप जानते हैं सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर क्या करता है? बिल्कुल सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद विद्यार्थी जी यहां से समझिएगा कि 2 तरीके से पावर को ट्रांसफर करता है। एक साहब जी इंडक्टिवली करता है और दूसरा कैसे करता है? कंडक्टिवली। इंडक्टिवली जो करता है वो कैसे व्यक्त करते हैं? 1 माइनस के से करते हैं। तो हम यहां क्या कर रहे हैं साहब? 1 माइनस के हमको यहां मिल नहीं रहा है, तो हम 1 माइनस के को कैसे निरूपित करेंगे? तो के बदले आप क्या लिखिएगा? V2 बाय V1, V1 माइनस V2 बाय V1। वैज्ञानिक साहब क्या हो गया? V1 बटा V1 माइनस V2 बटा V1। V1 बटा V1 1 माइनस V2 बटा V1, यानी V2 बटा V1 क्या हो गया? के हो गया। 1 माइनस के बराबर है आपका ऑप्शन में कहीं है V1 माइनस V2 बटा V1। कहां पर है? V1 माइनस V2 बटा V1 है। बिल्कुल ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा।
तो यहां पर बात है वही, लेकिन उसको घुमाया गया है, नहीं तो फिर तुरंत आप टेंशन में कैसे हो जाएगा, तो ये ऐसे हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न तो बड़ा ही कठिन है। हो गया विद्यार्थी जी? कह रहा निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा क्लोज्ड रखा जाता है, यानी शॉर्ट सर्किटेड रखा जाता है। आप जानते हैं हम सीटी के सेकेंडरी को कभी भी ओपन नहीं करते, सेकेंडरी को ओपन नहीं, शॉर्टेड रहना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? धारा परिणामित्र। और यह किस लिए प्रयोग में लिया जाता है? उच्च धारा के मापन हेतु। किस प्रकार की संरचना इसकी होती है? स्टेप आपकी डाउन, अप होती है। अप होने से V2 बढ़ता है, लेकिन I2 कम हो जाती है। कम होती है तभी तो 3 से 5 एम्पियर के अमीटर का प्रयोग करके आप I2 की गणना कर लेते हैं। और जब I2 आपको मिल जाता है, भी आपको साहब जी N1 और N2 भी पहले से पता है, और आपको निकालना किसको है? I1 को। तो क्या इक्वेशन लिखते हैं? I1 बटा I2 बराबर N2 बटा N1। यहां से I1 क्या लिखते हैं? N2 इंटू I2 बटा N1। यह करके आप जो अधिकतम मान है मेरे करंट का उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको याद है कि हमारा प्राइमरी में टर्न बहुत कम रहेगा, 1 से 2 3 इससे ज्यादा रह ही नहीं सकता है। ठीक है, तो उसका संख्या गिना हुआ है, और सेकेंडरी का भी संख्या क्या है साहेब? गिना हुआ है। तो ये दोनों पहले से मालूम है। अमीटर से हमारा करंट निकल गया तो आराम से I1 प्राप्त हो जाता है। साहब जी हमने कहा मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशित मंत्रवत रक्षेत गूढ़म कार्ये चौपी नियोजित। इसका अर्थ होता है मन में विचारे गए कार्य को चुपचाप रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए, और उस काम को पूर्ण करने के लिए अंदर अंदर ही प्रयासरत रहना चाहिए। जब तक काम में सफलता न मिले तब तक किसी को उसकी भनक भी लगने नहीं देनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि किसी को पता चल जाएगा तो आपका काम गड़बड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही मामला है। नहीं तो आप उसको परेशान कर दीजिए, कैसे किया, क्या हुआ, किससे मिला, कितना क्या लगा, बताओ जरा सा। कुछ तुम भी फायदा दे देंगे, है कि नहीं है? तुम्हारा 10 लगा तो हम 12 देंगे, 2 तुम रख लेना, हमको सेटिंग करा दो। ये सब भी होने लगता है। 4 लड़का और मेरा पार्टनर है, 8 तरह हो जाएगा तो और फ्री में हो जाएगा, एक और जुगाड़ कर लेते हैं। 10-10 लग रहा है ना, 2-2 5 गो से लेके तुम्हारा फ्री हो जाएगा, तुम्हारा पैसा लौट जाएगा, हम लोग का भी करा दो। होता है कि नहीं सची? ये मामला है। तो लड़का भी लोभ में आ गया कि भाई मेरा तो अपना आइए जाएगा, मेरा फ्री में काम हो जाएगा, ये लोग का भी करवा देते हैं। उस चक्कर में किसी का नहीं होता है। तो आइए साहब कह रहा है कि कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग की स्थिति में लो वोल्टेज के वाइंडिंग को कोर के निकट रखा जाता है। तो साहब जी मेरा जो कौन सा ट्रांसफार्मर है, कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है, उसमें आप लोगों ने अपने जीवन काल में यह समझा है कि हम पहले क्या करते हैं, LV वाइंडिंग को लपेटते हैं और उसके बाद हम किसको देते हैं साहब? HV को। ऐसा क्यों करते हैं? तो हमारी इंसुलेशन की क्या होती है आपकी साहब जी? कॉस्ट कम होती है। साथ ही साथ इंसुलेशन का परत भी बहुत हैवी लगाना नहीं पड़ता है। इस कारण से साहब तो यहां पर कौन सा उचित जवाब होगा? रिड्यूसेस इंसुलेशन रिक्वायरमेंट, यानी साहब आपके इंसुलेशन की आवश्यकता को मिनिमाइज करता है। और जब आवश्यकता कम पड़ी, मात्रा कम पड़ी, तो कीमत भी नेचुरली क्या हो गई? कम हो गई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा के अंतर कलाभ वोल्टेज अनुपात है। 3 फेज स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर में अंतर लाइन वोल्टेज का अनुपात क्या होगा?
तो ये मेरा फेज वोल्टेज का अनुपात क्या है साहब जी, के। कहां कहां का, स्टार और डेल्टा का। तो यानी इस हिसाब से समझ लीजिए, तो मेरी जो स्थिति बनी है उसके हिसाब से यह कहा जा रहा है कि वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इन स्टार अब बटा लाइन वोल्टेज इन डेल्टा। तो लाइन वोल्टेज इन स्टार आपका क्या होता है, √3 इंटू फेज वोल्टेज इन स्टार अब बटा क्या हो जाएगा, लाइन रहे कि फेज रहे बात बराबर भी फेज इन डेल्टा। यही ना नियम है, लाइन स्टार का √3 गुना हो जाता है फेज का, और डेल्टा में तो सेम सेम रहता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि VL इन स्टार अब बटे आपको कह रहा है VL इन डेल्टा। अब विद्यार्थी जिसको कैसे मेंशन कीजिएगा, VL इन स्टार VL इन डेल्टा, और आपके पास प्रश्न में कह दिया है कि के अंतर कला वोल्टेज है, तो यानी आपका के का मान जो यहां है इस प्रश्न में वह आपका क्या है, वह के आपका है साहब जी हमारा V2 बटा V1, यानी आपका यह जो है VP इन डेल्टा बटा क्या है VP इन स्टार, यह क्या है आपका के है, यही ना कह रहा है प्रश्न। अब आपका के हो गया VP इन स्टार बटा VP इन डेल्टा। तो अब हमारी जो यहां सिचुएशन बनी है उसके हिसाब से अब आप क्या कह दीजिएगा, यह तो मान हमने के लिए कंसीडर किया, बट आपके पास जो परिस्थिति दी गई है वह परिस्थिति ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की नहीं है। यह किसकी परिस्थिति है, यह परिस्थिति सिर्फ आपकी वोल्टेज रेशियो की है। जब वोल्टेज रेशियो की परिस्थिति है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर इस हिसाब से करेंगे तो मेरा यह मान क्या होगा, 1 बटा के में बदल जाएगा। तो इसीलिए जो प्रश्न है उसके हिसाब से मेरा के क्या होता है, उस हिसाब से मेरा के होता है VP इन स्टार अब बटा VP इन डेल्टा होता है। तो विद्यार्थी यहां आ जाइए, कंसेप्ट को पकड़ लीजिए, VP इन स्टार बटा VP इन डेल्टा के बदले में के लिख दीजिए, और √3 है ही इंटू आपका के हो गया। आपका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, इसीलिए याद रखना के को अगर हर जगह हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो समझेंगे तो हम गलत क्वेश्चन बना के आएंगे। हमको वर्ड पकड़ना होगा, यहां वोल्टेज रेशियो लिखा हुआ है, इसीलिए जैसे है वैसे लेके चलेंगे, पलटेंगे बिल्कुल भी नहीं। सीक्वेंस यहां स्टार डेल्टा का है, इसीलिए 1/2 लेके चलेंगे। इसी चलते यह आंसर हम प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वोल्टेज रेशियो आपका टर्न रेशियो हमेशा N1/N2 होता है, V1/V2 होता है, समझ गए। और जब ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे तब 2/1 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में है, 3 फेज डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर में A:1 का क्या है, अंतर कला वोल्टेज परिनमन अनुपात है, इंटर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, जो कि क्या है साहब डेल्टा बटा स्टार के रूप में बताया गया है। कह रहा है स्टार का लाइन से लाइन वोल्टेज अनुपात कैसे निकलेगा। तो देखिए साहब जी, इस प्रश्न में जो आपको दिया है VPH इन डेल्टा, यानी फेज वोल्टेज कहां का, डेल्टा का लिख दिया है यहां पर, अब बटा लिख दिया है VPH इन स्टार। इसका मान कितना है, A:1 यानी A/1 है। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आपको यहां देखना है साहब जी, आप जानते हैं कि डेल्टा की तरफ आपका क्या होता है, VPH इन डेल्टा बराबर VL इन डेल्टा होता है, क्योंकि डेल्टा में आपका फेज अब लाइन दोनों क्या होता है, समान होता है। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि स्टार की तरफ आपका क्या होगा, VPH इन स्टार बराबर VL बटा √3 इन स्टार होता है ना, या VL इन स्टार बराबर √3 VPH इन स्टार होता है। तो उधर का मान तो आपका बदलेगा। तो अब आप क्या लिखिएगा जल्दी बताइए। ये दोनों जानकारी आपको प्राप्त हो गई। अब आपसे कह रहा है लाइन टू लाइन वोल्टेज का अनुपात, तो मुझे निकालना है लाइन वोल्टेज इन स्टार बटा लाइन वोल्टेज इन डेल्टा। तो मान पुट कर दीजिए, लाइन वोल्टेज इन स्टार कितना, √3 VPH इन स्टार अब बटा यहां क्या होगा, VPH इन
डेल्टा, है ना विद्यार्थी जी। अब आपका मैग्नीट्यूड क्या मिल गया, √3 ऊपर में गुना है, अब VPH इन डेल्टा बटा VPH इन स्टार 1a/1 है, यहां पलट गया तो क्या कीजिएगा, a/1, ये ना होगा जी। यहां हो रहा है VPH इन डेल्टा बटा VPH इन स्टार a/1, यहां पर पलट गया मामला तो उसके बदले क्या लिखेंगे, बिल्कुल, तो यहां a/1 है तो यहां क्या लिखाएगा, अब 1/a लिखाएगा, क्या लिखाएगा, 1/a, मामला हो जाएगा उल्टा। तो मेरा अब वैल्यू क्या होगा, √3/a हो जाएगा। तो उत्तर कौन सा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी लीजिएगा, √3/a। आउट हो गया ही क्वेश्चन, चौथा सेट में अभी आउट हुआ है, अभी तुरंत, उस समय पर पकड़ लेगा, वो इशारा ही है, ज्ञानी आदमी पकड़ लेता है। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़े। अब अगला प्रश्न, कहना 10 ओम प्रतिरोधी भार को परिणामित्र द्वारा 6250 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाले स्रोत के प्रतिबाधा के अनुरूप बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेकेंडरी फेरों का अनुपात बताइए। यानी आपके पास जो डाटा दिया है उसमें यह कह रहा है साहब R1/R2 बराबर N1/N2 का क्या है साहब जी, स्क्वायर। आप जल्दी से निकाल के बता दीजिए, R1 हमारे पास कितना है 6250, R2 कितना है 10, बराबर क्या हो गया N1/N2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या मान निकल जाएगा, N1/N2 बराबर √625 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 25 625, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न, बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं है साहब जी। आइए अगला प्रश्न है, वोल्टेज परिमाण को अपरिवर्तित रखते, देखिए इस तरह का क्वेश्चन कल भी टकराया था। कह रहा कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए सप्लाई की आवृत्ति में हम बदलाव ला रहे हैं तो क्या फर्क पड़ने जा रहा है। तो मेरे सप्लाई की जो इनपुट वोल्टेज की जो आवृत्ति है उसको हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से मेरा साहब यदि वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो आप याद रख लीजिएगा मेरी पीई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई असर नहीं होगा, लेकिन मेरा पीएच क्या होगा 1/f, यानी मेरी पीएच इसके बढ़ने से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये जीवन भर याद रखना, हिस्टैरिसीस हानि घटेगी लेकिन भंवर धारा हानि जैसे है वैसे ही होता रहेगा। चलिए विद्यार्थी, क्या हो जाएगा, भंवर धारा हानि सेम रहेगी और हिस्टैरिसीस में कमी आ जाएगा। जब V/F को हम लोग मेंटेन करते हैं तब यहां मामला बदल रहा है, ठीक है। हाँ, तब जब परिवर्तन होगा तो उस समय दोनों पर असर पड़ेगा। हाँ, दोनों पर असर पड़ जाएगा, दोनों प्रभावित होगा। चलिए 100 kVA 1100/220 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाला एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। HV तथा LV की कुंडलियों में प्रतिरोध क्या है, 0.1 और 0.004 है। हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड दोनों को दोनों तरफ हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तब आपसे पूछा जा रहा है कि मेरा प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप K निकालिए, क्या होता है V2/V1, V2 क्या है 220, अब V1 कितना है सरकार 1100, तो 220/1100 करिए, कितना मान आ रहा है 0.2 आ रहा है।
अब पहला नंबर में आप करिए कि हम लोग एचवी के तरफ रेफर करने पर, एचवी के तरफ भेजने पर, एचवी के तरफ संदर्भित करने पर, एचवी के तरफ, एचवी के तरफ संदर्भित करने पर, तो एचवी के तरफ जब संदर्भित करते हैं तो मेरा क्या मान हो जाएगा बताइए? R01। एचवी किधर है? प्राइमरी में ना है जी, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो प्राइमरी की तरफ भेजिएगा तो R1 तो अपने घरे में है, तो कुछ फर्क उस पर कुछ फर्क उस पर नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क उस पर नहीं पड़ेगा, तो मेरा R1 एज इट इज रहेगा। R2 डैश हो जाएगा तो उसका मान R2 बटा के स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट करिए, R1 कितना 0.1 प्लस आपका कितना 0.004, अब बटा साहब जी 0.2 का होल स्क्वायर। हल करके देखिए कितना आ रहा है, 0.2 ना, ये एचवी साइड गया तब हुआ। अब दूसरा कह रहा है एलवी के तरफ रेफर करने पर, एलवी के तरफ संदर्भित करने पर, तो उधर जब संदर्भित करेंगे तो R02 हो जाएगा, उसमें R2 एज इट इज रहेगा और R1 डैश के स्क्वायर इंटू R1 हो जाएगा। तो R2 के बदले में 0.00 हमने 4 लिख दिया, 0.2 का स्क्वायर कर दीजिए और गुना आप कर दीजिए 0.1। अब इसको जब आप हल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 0.008 आ रहा है। तो मेरा 0.2 और 0.8 कहां मिल रहा है? बी नंबर में मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से पहले नौकरी ले लीजिए, उसके बाद सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा। कह रहा है कि हमारा फुल लोड पर कॉपर लॉस कितना हो रहा है? 600 वाट है, तो फुल लोड के आधे पर कितना हो जाएगा? तो पीसीयू एट कहां साहब? हाफ लोड, कहां पर? आधे लोड पर, तो 1/2 का स्क्वायर गुना 600, तो 1/4 इंटू 600 क्या हो जाएगा? 150 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चलिए साहब जी आगे बढ़ते हैं। तो स्वतः परिणामित्र की बात हो रही है। स्वतः परिणामित्र का मतलब क्या हो गया? ऑटो ट्रांसफार्मर। तो हमारा क्या है साहब जी? ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या कितनी है? 210 है। सेकेंडरी में कितनी है साहब? 140 है। इनपुट करंट I1 कितना है? 60 है। आपसे कह रहा है कि सरकार I2 भी बताइए और I2 माइनस I1 भी बताइए। ये दोनों कह रहा है, ठीक है, ये दोनों आपसे पूछा। उभयनिष्ठ तो यही होता है, I2 माइनस I1। नवयुवक जल्दी से आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आप सभी लोग काफी मेहनती छात्र हैं, आप एक संबंध जानते हैं कि I2 बटे I1 बराबर N1 बटे N2। तो मेरे पास I2 है नहीं, तो हम I2 बराबर कर सकते हैं N1 I1 बटे N2। तो साहब जी चलिए, N1 का मान कितना दिया है? 210। I1 का मान कितना दिया है? 60। और N2 का मान कितना दिया है? 140। हल करिए जरा, क्या हो रहा है? 90 एम्पियर आ रहा है। तो पहला जवाब मिल गया, I2 कितना? 90 एम्पियर। ठीक है। अब आपसे कह रहा है साहब जी I कॉमन क्या होगा? तो I कॉमन जो है वह हो जाएगा I2 माइनस I1, यानी 90 माइनस 60 बराबर 30 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, 90 30 है सी नंबर में, इसी को टिक लगा दीजिए। अगला प्रश्न,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज वाले ट्रांसफार्मर का प्राइमरी डेल्टा में और सेकेंडरी स्टार में है, यानी ट्रांसफार्मर आपका डेल्टा स्टार है। प्राइमरी का प्रति फेज टर्न रेशियो 6 है और प्राइमरी वोल्टेज मेरी कितनी है, 200 वोल्ट है। उसके लिए आपका सेकेंडरी वोल्टेज V2 कह रहा है कितना होगा। ठीक है, तो V2 जो भी होगा उस V2 में VPH बराबर VL बटा √3 का कंसेप्ट जरूर लगेगा, और प्राइमरी में ऐसा कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि प्राइमरी में डेल्टा में लाइन और फेज दोनों क्या होता है, एक समान होता है। क्या होता है, एक समान होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए साहब जी, रिश्ता तो आप जानते हैं, V2 बटा V1 बराबर क्या होता है, N2 बटा N1 होता है। और प्रश्न ने आपको क्या कह दिया है साहब, N2 बटा N1 कितना दे दिया है, प्रति फेज टर्न रेशियो हमको बता दिया है साहब जी 6 है। तो आप V2 का मान नहीं मालूम है तो V2 बराबर क्या कहिएगा, V1 गुना 6 कहिएगा। V1 है 200 और गुना 6 कर दीजिए बराबर 1200 वोल्ट। हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन हमको यह जो मिला है, यह वोल्टेज आपका कौन सा है, फेज वोल्टेज है। आपका कनेक्शन है स्टार में है, तो VPH बराबर VL बटा √3 आप जानते हैं, तो आपको निकालना है VL, तो क्या करिएगा, √3 इंटू VPH करिएगा। अब आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, √3 गुना 1200 बराबर कितना हो रहा है, 2078 हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। इसीलिए विद्यार्थी जी 1200 पर रुक जाइएगा और चिन्ह लगा दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको सचेत रहना है कि दूसरा वाला कैसा है, मेरा स्टार में है। चलिए साहब, क्वेश्चन सब टकरा रहा है, टेंशन मत लीजिए। आइए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न क्या हुआ, अब देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहा एक भार को सप्लाई से जोड़ा गया है, उस भार और सप्लाई के बीच एक करंट ट्रांसफार्मर तथा क्या है, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाया गया है। सीटी और पीटी के सेकेंडरी पक्ष के शक्ति गुणक का माप 0.5 है, ठीक है। और फेज कोण में एरर है कितना, 0.4 डिग्री, 0.7 डिग्री का। तो लोड का पावर फैक्टर कितना होगा, यह पूछ रहा है। ये तो जरूर आप लोग बना लिए होंगे। क्या ये पंकज तुमसे भी नहीं बना जी, बताइए। सी नंबर मार दिया था, है ना। देखते हैं कौन उचित है, ब्रेन लगाते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, कॉस फाई का मान 0.5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 0.5। आप सभी बहुत मेहनती छात्र हैं। कॉस थीटा बराबर 1/2 कहां होता है, कॉस 1/2, कॉस इनवर्स 1/2। हम थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 1/2 बराबर 60 डिग्री। तो मेरा थीटा कितना मिल गया, 60 डिग्री। अब क्या कह रहा है, फेज एंगल में जो त्रुटि हो रही है वो 0.4 और 0.7 हो रही है। सीटीपीटी दोनों का क्या है साहब जी, कनेक्शन है, किससे, लोड से। तो एक में 0.4, एक में 0.7। तो जब कनेक्शन लोड से है तो दोनों एरर ना वहां प्रभाव करेगा, तो इसीलिए दोनों क्या होगा, इसमें जुट जाएगा। तो यानी आपका जो है भार कोण का मान जो है साहब जी वह हो जाएगा आपका 60 प्लस 0.4 प्लस 0.7 डिग्री बराबर 61.1 डिग्री। आपसे पूछा है लोड पावर फैक्टर, तो कॉस के साथ लगा दीजिए 61.1 डिग्री। आंसर हो जाएगा डी नंबर। कम नहीं करेंगे विद्यार्थी जी, जोड़ा गया है, इसीलिए क्या होगा, वह फेज एरर हमारे साथ प्लस में आएगा। तो हमारा पावर फैक्टर एंगल हो गया 61.1 डिग्री। क्या विद्यार्थी, हमारा पावर फैक्टर का मान क्वेश्चन में कहा है 0.5 है।
तो आप लोग समान रूप से 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का वैल्यू, साइन का, कॉस का जरूरी याद रखते हैं। तो हम लोगों के पास 0.5 को क्या लिख दिए, 1/2 लिख दिए। तो कॉस थीटा का मान 1/2 कब होगा, जब मेरी एंगल कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। यहां तक तो मामला ठीक है, लेकिन प्रश्न ने कहा है सीटी और पीटी दोनों के फेज में सीटी में 0.4 का एरर आ रहा है और पीटी में 0.7 का एरर आ रहा है। सीटी भी लोड से जुड़ा है और पीटी भी क्या है, लोड से जुड़ा है। तो इसलिए दोनों एरर को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के साथ प्लस में डालेंगे, तब मेरे भार का टोटल कौन मिलेगा। ठीक है, इसीलिए साहब जी मेरा लोड का पावर फैक्टर cos 61.1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। जो दिखने में बड़ा लगता है वो बहुत छोटा सॉल्यूशन उसका होता है। आगे देखिए, 100 kVA के ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस 1 किलोवाट है, यानी पीआई आपका 1 किलोवाट है और पीसीयू आपका क्या है, 2 किलोवाट है। कह रहा है किस क्षमता पर, अधिकतम क्षमता कितने भार पर हमारी प्राप्त होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी किस भार पर आपको मिलेगी। तो आपको याद है एस मैक्स बराबर क्या होता है, एस रेटेड इंटू अंडर रूट पीआई बटा पीसी यू होता है कि नहीं है साहब जी। एस मैक्स से नेताजी आप क्या समझते हैं, एस मैक्स का मतलब क्या समझते हैं, एस मतलब क्या समझते हैं, एस किसको सूचित करता है, बहुत अच्छा, एक्टिव पावर। यही तो विद्वान लोगों की पहचान होती है कि नहीं। एस यहां केवीए रेटिंग को सूचित कर रहा है, एस क्या कर रहा है, केवीए रेटिंग को सूचित कर रहा है। यही प्रतिभा आपको आसमान से भी ऊपर लेकर जाएगी सफलता के क्षेत्र में। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। एस रेटेड मेरा क्या है, 100 है। अंडर रूट पीआई आपका क्या है, 1 बटा क्या कर दीजिएगा, 2, तो 1/2 कर दीजिए, तो 100 इंटू 1/√2 हो गया। तो सिंप्लीफाई करिएगा तो 100/√2 करिए, 100 बटा कितना, 1.414 करिए, कितना मान आ रहा है, 70.7 केवीए पर मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त होगी। आपके साथी कह रहे हैं कि आज का क्वेश्चन देख के लगता है सर कि 3-4 महीना और लेट परीक्षा लेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है कि नहीं विद्यार्थी जी, क्वेश्चन तो हम आपको पहले ही सचेत कर दिए थे कि अब आने वाले समय में क्वेश्चन का थोड़ा माहौल चेंज होगा, कुछ आपके पसंद का भी होगा और कुछ आपके नापसंद का भी होगा और कुछ को जबरदस्ती पसंद करना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो जैसे जैसे समय बदलता है डिजाइन चेंज होता जाता। आइए साहब, लेकिन ये सब डिजाइन जब आपके दिमाग में फिट हो जाएगा तो कोई भी डिजाइन करेगा, सब डिजाइन आप बना लीजिएगा। चलिए साहब, अगला प्रश्न कह रहा, पावर ट्रांसफार्मर इस प्रकार बनाए जाते हैं कि उसकी इफिशिएंसी कब मैक्सिमम हो, फुल लोड के करीब जब हो तो मैक्सिमम हो, तो यानी फुल लोड के निकट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न है साहब जी, हमारा जो लाइटनिंग अरेस्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड क्वेश्चन। लाइटनिंग अरेस्टर आसमानी बिजली और आसमानी सर्ज से हमको सुरक्षा देता है, हमारे उपकरण को, सब स्टेशन को, हर इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स को क्या करता है, बचा के रखने का काम करता है। और इसका कनेक्शन किससे रहता है, पृथ्वी से रहता है। लाइटनिंग अरेस्टर की पोजीशन किसके पास रहने की हुआ करती है, तो हम जब भी लगाते हैं इसको सेंसिटिव ट्रांसफार्मर के बिल्कुल क्या करते हैं, निकट लगाने का प्रयास करते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कुछ